हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 की साइंस। और क्लास 6 साइंस में हमारा चैप्टर चल रहा था अ जर्नी थ्रू स्टेट्स ऑफ वाटर। तो हम यहाँ पर वाटर की अलग अलग स्टेट्स की अलग अलग जर्नी के बारे में बात कर रहे थे। ठीक है, यहाँ पर हमने देख लिया था कि वाटर की जो अलग अलग स्टेट्स हैं वो कैसे होती हैं, क्या इन स्टेट्स को चेंज किया जा सकता है। तो हाँ, बिल्कुल किया जा सकता है। हमने देख लिया था कि कैसे हम वाटर की इन स्टेट्स को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, फिर हम बात कर रहे थे जो अलग अलग स्टेट्स हैं उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, ये सब हम डिस्कशन कर रहे थे। और लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी इवेपोरेशन की। हमने अलग अलग स्टेट यहाँ पर पढ़ी, जैसे कि मेल्टिंग, फ्रीजिंग, कंडेंसेशन। फिर हम इवेपोरेशन को डिटेल में डिस्कस यहाँ पर कर रहे थे। तो चलिए बच्चों, इसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हैं और बढ़ते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। चलिए, तो बात करते हैं जर्नी थ्रू स्टेट्स ऑफ वाटर। यहाँ पर काफी सारे टॉपिक्स हमने अपने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है, तो एक बार थोड़ा देख लेते हैं। अलग अलग स्टेट्स के बारे में बात की हमने। ठीक है, जैसे सॉलिड से लिक्विड बन सकता है, लिक्विड से गैस बन सकती है। जैसे हमने देखा बर्फ से कैसे जल बन रहा था और जल से जल वाष्प, यानी कि सॉलिड से लिक्विड स्टेट में कन्वर्जन और लिक्विड से गैसियस स्टेट में कन्वर्जन हो रहा था। हालांकि ये जो कन्वर्जन है ये बैकवर्ड भी होता है। बैकवर्ड यानी कि देखो, गैसेस से लिक्विड में भी कन्वर्जन होता है और लिक्विड से सॉलिड में भी कन्वर्जन। तो ये बैकवर्ड प्रोसेस भी होती है। बैकवर्ड बोल सकते हैं या अपोजिट प्रोसेस भी बोल सकते हैं। ठीक है, चलो, फिर हमने कंडेंसेशन के बारे में बात की। कंडेंसेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। अपने डेली लाइफ में हम कंडेंसेशन के काफी सारे एग्जांपल्स देखते हैं। ठीक है, चलो, फिर हमने ये बात की थी बच्चों, जो इवेपोरेशन है और कंडेंसेशन है, ये दोनों प्रोसेस, ये इवेपोरेशन और कंडेंसेशन, ये दोनों प्रोसेस एक दूसरे के अपोजिट होती है। जैसे इवेपोरेशन में क्या होता है, लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में चेंज होना, जबकि कंडेंसेशन में क्या होता है, गैसियस स्टेट से लिक्विड स्टेट में चेंज होना। ठीक है, यहाँ पर हमने वेपर लिखा है, वेपर का मतलब गैसियस स्टेट ही होता है। तो चलो, ये कंडेंसेशन का एग्जाम्पल है कि जैसे ये आप ग्लास देखो यहाँ पर, तो ग्लास में क्या है, आइस है। ठीक है, तो बाहर से जो है पानी की बूंदें आ जाती हैं। कैसे आती हैं ये पानी की बूंदें? पानी की बूंदें आती हैं क्योंकि जो वाटर वेपर प्रेजेंट है ना बाहर, ये वाटर वेपर ग्लास के सरफेस पर जब टकराता है तो कंडेंस हो जाएगा। क्योंकि ग्लास का जो सरफेस है, यानी कि जो टम्बलर हमने लिया यहाँ पर, इसका जो सरफेस है वो कैसा है, बर्फ डालने के बाद कोल्ड हो गया है। ठीक है, कोल्ड सरफेस हो गया, इस वजह से वो जो है वाटर की वेपर जो है उस पर टकराती हैं और कंडेंस हो जाती हैं। चलिए, तो वाटर की डिफरेंट स्टेट्स के बारे में हमने बात की थी कि सॉलिड, लिक्विड और गैस, तीन अलग अलग स्टेट्स हैं। अगर इन स्टेट्स की प्रॉपर्टीज के बारे में हम बात करें तो देखो, जो सॉलिड स्टेट है यानी कि आइस है, उसका एक फिक्स्ड शेप होता है, फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। वो कहीं पर भी स्प्रेड नहीं हो जाती, यानी कि फैलती नहीं है ना, स्प्रेड नहीं होती। ठीक है, और ना ही वो किसी कंटेनर का शेप लेती है। उसका जो शेप है वो अपना शेप मेंटेन रखती है, ऐसा नहीं है किसी कंटेनर का शेप लेगी। वहीं अगर हम लिक्विड की बात करते हैं तो लिक्विड में क्या होता है, इनका कोई फिक्स्ड शेप तो होता नहीं है। इन्हें जिस भी कंटेनर में डाला जाता है ये उसी कंटेनर का शेप ले लेते हैं। दूसरी बात यह है कि इनका जो है वॉल्यूम फिक्स्ड होता है। ठीक है, शेप भले ही फिक्स्ड नहीं होता लेकिन वॉल्यूम जो है वो फिक्स्ड होता है। ठीक है, और तीसरी चीज ये है कि इनकी टेंडेंसी होती है फ्लो करने की, यानी कि ये क्या करते हैं, फ्लो करते हैं, बहते हैं। ठीक है, चलो, अगर हम वाटर वेपर की बात करें तो, यानी कि गैसियस स्टेट की बात करें तो यहाँ पर ये जो गैसियस स्टेट है, यहाँ पर क्या होता है बच्चों, यहाँ पर ना तो ये फिक्स्ड इनका शेप होता है, ना ही कोई फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। ठीक है, दोनों ही चीजें फिक्स्ड नहीं होती है। गैसेस जो हैं, गैसेस को जिस भी कंटेनर में या जिस भी स्पेस में रखा जाता है, वो उस कंटेनर का हर एक स्पेस यानी कि पूरा स्पेस ऑक्यूपाई कर लेते हैं। ठीक है, पहली चीज तो ये हो गई। और अगर हम बात करें ये जो वाटर वेपर है,
ठीक है, ये भी इसकी टेंडेंसी भी होती है फ्लो करने की। गैसेस के पार्टिकल्स भी क्या करते हैं, फ्लो करते हैं, और बहुत ज्यादा क्या करते हैं, बहुत ज्यादा दूर दूर तक ये फ्लो होते हैं, यानी कि इनकी टेंडेंसी भी है फ्लो करने की। गैसेस जो है वाटर से ज्यादा इनके पार्टिकल्स फ्लो करते हैं। ठीक है, चलो इतना भी हो गया था। तो गैसेस के पार्टिकल ज्यादा फ्लो करते हैं, जैसे कि हमने देखा कि मान लीजिए तीनों चीजें हैं, अब आइस, वाटर और गैस, तीन चीजें हैं। अगर हमने किचन में आइस रखी है तो आपके रूम तक क्या आइस चल के आ जाएगी? नहीं, टेंडेंसी नहीं है फ्लो करने की। वाटर किचन में रखा हुआ है, वाटर अपने आप आ जाएगा क्या वहां तक फ्लो करके? है ना, वाटर किचन में गिराएंगे तो इतना वहां तक इतना ज्यादा फ्लो वो नहीं करेगा, अगर वहां तक फ्लो करने की डायरेक्शन नहीं है तो वो ऐसे फ्लो नहीं करता। लेकिन अगर हम गैस की बात करें, तो अगर हम परफ्यूम स्प्रे करते हैं किचन में, या खाना बनता है जब किचन में, तो कैसे खाने की जो खुशबू है, स्मेल है, वो पूरे आपके रूम तक आती है। ये किचन में अगर हम कोई अगरबत्ती जला दें तो उसकी स्मेल भी जो है पूरे घर में फैल जाती है, रूम में क्या पूरे घर में फैल जाती है। यानी कि जो गैसेस होते हैं उनके पार्टिकल्स जो है काफी ज्यादा मूव करते हैं, ठीक है, काफी ज्यादा फ्लो करते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। तो वाटर की स्टेट हम कैसे चेंज करते हैं? उसको हीट करके या कूल करके। ठीक है, दो तरह से हम वाटर की स्टेट्स को चेंज कर सकते हैं, जैसे कि हमने देखा भी था। अगर हम बात करें कि सॉलिड से लिक्विड बनाना है, तो वाटर की स्टेट ही तो है, सॉलिड से लिक्विड में चेंज भी तो हो रहा है। तो सॉलिड से लिक्विड हम कैसे चेंज करते हैं? उसको हीट करके। या लिक्विड से गैस बनाना है ना, पानी से वाटर वेपर, जलवाष्प बनाना है, तो उसको भी क्या करते हैं हम? हीट ही करते हैं। ठीक है, दूसरी चीज, तो ये दो प्रोसेस में तो हीट का यूज हो रहा है, लेकिन जब हम गैस से यानी कि वाटर वेपर से वाटर बनाते हैं, तो उसे क्या करना पड़ता है? कूल करना पड़ता है। ठीक है, कूल करना पड़ता है। या जब हम वाटर से आइस बनाते हैं तो उसे भी क्या करना पड़ता है? कूल करना पड़ता है। यानी कि जब हम वाटर की कोई स्टेट को चेंज कर रहे हैं, उसके लिए हीट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, टेम्परेचर इम्पॉर्टेंट है, टेम्परेचर को बढ़ाना और कम करना। ठीक है, चलो, जैसे हम कोकोनट ऑयल की बात करें, तो कोकोनट ऑयल अगर अभी के समय आप देखोगे तो वो जो है आपको लिक्विड स्टेट में मिलेगा। लेकिन वही कोकोनट ऑयल अगर आप सर्दियों में देखो, है ना, जनवरी के टाइम पे देखो, फरवरी के टाइम पे देखो, तो आप क्या देखोगे? वो कैसा है? सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट है। ठीक है, बाकी हमने एक ये फ्लो चार्ट देखा था, इसको हमने फिल कर लिया था। यहाँ पर अलग अलग स्टेट्स है और उनके कन्वर्जन के बारे में बात है। तो देखो, अगर ये देखो सॉलिड से लिक्विड में चेंज होना, इस प्रोसेस को हम मेल्टिंग तो बोलते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर टेम्परेचर क्या देना पड़ रहा है? ज्यादा करना पड़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ाना पड़ता है। ठीक है, वहीं लिक्विड से गैस में चेंज करने की जो प्रोसेस है उसे कहते हैं इवेपोरेशन। लेकिन इवेपोरेशन होता कैसे है? यहाँ पर भी टेम्परेचर हमें बढ़ाना पड़ता है। जबकि इसके अपोजिट की बात करें कि गैस से लिक्विड बनना, गैस से लिक्विड बनने की ये जो प्रोसेस है, ठीक है, गैस से लिक्विड बनने की ये जो प्रोसेस है, इसे क्या बोलेंगे बच्चों? इसे बोलते हैं कंडेंसेशन। लेकिन यहाँ पर एक कंडेंसेशन प्रोसेस की कैसे जाती है? यहाँ पर बच्चों क्या किया जाता है? टेम्परेचर को कम किया जाता है, कम करके जो है कंडेंसेशन प्रोसेस की जाती है। ठीक है, दूसरा, अगर हम बात करें लिक्विड से गैस में चेंज करना, देखो, लिक्विड से सॉलिड में चेंज करना, तो कैसे चेंज कर पा रहे हैं हम? यहाँ पर इस प्रोसेस को तो फ्रीजिंग कहेंगे, लेकिन चेंज कैसे हो रहा है? टेम्परेचर कम करके। तो दो प्रोसेस है, जब हम आगे की तरफ प्रोसेस को देख रहे हैं तो टेम्परेचर बढ़ाना पड़ रहा है, और जब हम बैकवर्ड देख रहे हैं यानी कि पीछे की तरफ को प्रोसेस देख रहे हैं, तो टेम्परेचर कम करना पड़ रहा है। चलिए, फिर हम इवेपोरेशन के बारे में बात कर रहे थे। काफ़ी सारी चीज़ें हमने यहाँ पे डिस्कस की थी कि पहले हमने देखा कि बॉटल प्लेट, बॉटल कैप और प्लेट में वाटर रखेंगे तो देखेंगे कौन सा वाटर जो है वो जल्दी इवेपोरेट होता है। ठीक है, ये भी हमने डिस्कस कर लिया था। तो ये जो अलग अलग फैक्टर्स हैं जिस पर वाटर का ये जो रेट है ना, रेट यानी कि रेट ऑफ इवेपोरेशन है, वो डिपेंड करता है। तो अलग अलग चीज़ें हैं,
जैसे सन में अगर रखा है यानी कि टेम्परेचर अगर ज़्यादा है तो इवेपोरेशन का रेट भी बढ़ेगा, टेम्परेचर अगर कम है तो इवेपोरेशन का रेट भी कम होगा। ऐसे ही हमने बहुत सारे फैक्टर्स डिस्कस किए थे, ठीक है, इवेपोरेशन के रेट को लेकर के। अब हमें बात करनी है बच्चों कूलिंग इफेक्ट के बारे में। चलो तो कूलिंग इफेक्ट को समझेंगे। पहले थोड़ा सा जो भी हमने पढ़ा था इवेपोरेशन के बारे में, है ना, इवेपोरेशन को लेकर के कि कैसे ये इवेपोरेशन की प्रोसेस होती है और कैसे ये जो इवेपोरेशन की प्रोसेस है ये हेल्प करती है, यानी कि कैसे इवेपोरेशन का जो रेट है वो कम ज़्यादा होता है। चलो तो एक बार आप देख लो जो भी टॉपिक हमने लास्ट लेक्चर में पढ़े थे। चलो तो ये देखे थे हमने, जैसे ये कुछ फैक्टर है। यहाँ पर अगर हम देखें तो सरफेस एरिया जिसका ज़्यादा है वहाँ पर इवेपोरेशन का रेट भी ज़्यादा है। दूसरा, सरफेस एरिया जिसका कम है वहाँ पर इवेपोरेशन का रेट भी क्या है, कम है, ठीक है। चलो यहाँ पर एक बार देखो, बाकी हमने यहाँ पे बात की थी जैसे टेम्परेचर और सरफेस एरिया है। टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो इवेपोरेशन भी बढ़ेगा और टेम्परेचर अगर कम होगा तो इवेपोरेशन भी कम होगा। सेम ऐसे ही सरफेस एरिया अगर बढ़ेगा तो इवेपोरेशन भी बढ़ेगा, सरफेस एरिया अगर कम होगा तो इवेपोरेशन भी कम होगा। नेक्स्ट ह्यूमिडिटी की बात करें, ह्यूमिडिटी अगर बढ़ेगी तो इवेपोरेशन कम होगा, ठीक है। ह्यूमिडिटी अगर बढ़ती है तो इवेपोरेशन क्या होता है, कम होता है, क्योंकि ह्यूमिडिटी पहले से ही एयर में वाटर का कंटेंट ज़्यादा है, ठीक है। तो ह्यूमिडिटी है पहले से ही, इस वजह से इवेपोरेशन के रेट को ये अफेक्ट करता है और इवेपोरेशन जो है यहाँ पर कम हो जाता है, डिक्रीज होता है। अगर विंड की स्पीड की बात करें तो अगर विंड है ना, विंड है, विंड किसे कहेंगे हम, चलती हवा को पवन कहा जाता है, यानी कि मूविंग एयर इज नोन एज विंड, जो एयर मूव कर रही है। जैसे अभी हम नॉर्मल है, आप अपने क्लासरूम में है तो एयर तो अभी भी प्रेजेंट है, लेकिन क्या उस एयर को हम हवा कह रहे हैं, विंड कह रहे हैं, नहीं कह रहे हैं ना। तो नॉर्मल सी जो एयर प्रेजेंट है तो प्रेजेंट है, ठीक है। वो क्या है, ऐसे चल, मतलब वो क्या नहीं कर रही, एयर जो है मूव नहीं कर रही, अब कर भी रही होगी थोड़ा बहुत ऐसे मूव कर रही है, लेकिन जब वो फास्टर मूव करती है, तेजी से मूव करती है, तो हम क्या कहते हैं ना कि तूफान आ गया, आंधी आ गई, तो हवा चल रही है, तो उसी को क्या कहते हैं हम, उसी को हम विंड कहते हैं, ठीक है। तो विंड जब होती है, बाकी नॉर्मल हवा तो चल ही रही है, नॉर्मल हवा है, लेकिन उस समय इवेपोरेशन के रेट जो है वो नॉर्मल, वो टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, इन फैक्टर पर डिपेंड करेगा। लेकिन अगर विंड की स्पीड ज्यादा है तो क्या होगा, जो इवेपोरेटेड जो पार्टिकल्स हैं जो पहले से इवेपोरेट हो गए हैं वो क्या हो जाएंगे, वहां से साइड हो जाएंगे वाटर के ऊपर से, जिससे कि और वाटर जो है इवेपोरेट हो सकते हैं। यानी कि सिंपल सी बात यह है कि विंड की स्पीड इवेपोरेशन के रेट को अफेक्ट करती है, यानी कि जैसे ही विंड की स्पीड बढ़ेगी इवेपोरेशन का रेट भी बढ़ेगा। ठीक है, ये कुछ फैक्टर्स थे जो हमने डिस्कस किए थे अपने लास्ट लेक्चर में। अब बात करते हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक की, जो कि है कूलिंग इफेक्ट। अब ये कूलिंग इफेक्ट काम कैसे करता है ये समझेंगे यहाँ पर। एक बार अगर हम इसका जो मेन कॉन्सेप्ट है कि ये कूलिंग इफेक्ट होता कैसा है, एक बार अगर हम ये समझ गए तो हम इजीली क्या कर सकते हैं, तो हम इजीली इस टॉपिक के जितने भी एग्जांपल्स हैं, जो भी इस टॉपिक में इंक्लूडेड है, उसको हम इजीली बना सकते हैं, ठीक है, इजीली पढ़ सकते हैं, यानी कि इजीली समझ सकते हैं। चलिए तो देखते हैं यहाँ पर। चलो इस तरीके से पहले हम एक अर्दन पॉट बना लेंगे। अर्दन पॉट आप जानते हैं किसे कहा जाता है,
जो हमारे पास पानी का घड़ा या मटका जिसे हम कहते हैं, ठीक है, वो क्या है, अर्दन पॉट उसको हम बोलते हैं। पानी का घड़ा है या मटका है, जो भी है, आपने अक्सर देखा होगा अर्दन पॉट। ठीक है, तो मान लो इस तरीके से कोई अर्दन पॉट हमारे घर में प्रेजेंट है। ठीक है, चलो, अब ये अर्दन पॉट का यूज हम कहाँ पर करते हैं और क्यों करते हैं, इसके बारे में क्या आप कुछ जानते हैं कि अर्दन पॉट का यूज हम क्यों करते हैं और कहाँ पर करते हैं? चलिए, तो अगर आपको इसके बारे में कुछ पता है तो आप बताइए इसके बारे में कि अर्दन पॉट का यूज हम कहाँ करते हैं। तो देखो, अर्दन पॉट का यूज हम करते हैं बच्चों, कहाँ पर करते हैं अर्दन पॉट का यूज हम? अर्दन पॉट का यूज हम करते हैं जब हमें कुछ भी चीज, जैसे कि पानी है, पानी को हम स्टोर करते हैं ना अर्दन पॉट में। क्यों स्टोर करते हैं पानी को अर्दन पॉट में? क्योंकि पानी वहां पर ज्यादा समय के लिए ठंडा रहता है। तो आपने अक्सर देखा होगा कि आपके स्कूल्स में या घरों में जो है अर्दन पॉट्स यूज किए जाते हैं, ताकि पानी जो है ज्यादा समय तक क्या रह सके, ठंडा रह सकते। और ज्यादातर ये किस समय यूज किया जाता है? ज्यादातर बच्चों इसको यूज किया जाता है कौन से समय पर? ज्यादातर इसको गर्मियों के समय में यूज किया जाता है, ठीक है, अर्दन पॉट्स को। चलो, तो ऐसा क्या काम ये करता है जिस वजह से ये पानी को इतने समय के लिए ठंडा रख पाता है? अब आपको क्या करना है कि आप अर्दन पॉट का वाटर जो है उसको देखिए, और आप क्या कीजिए, अपने पास जो नॉर्मल आरओ वाटर आपके घर में होता है, उस नॉर्मल वाटर को अगर आप देखें, तो आप क्या देखोगे कि दोनों ही जो वाटर हैं वो है तो रूम टेम्परेचर पर। क्या है, दोनों ही जो वाटर हैं वो है कैसे, रूम टेम्परेचर पर है। लेकिन जो आपको मटके का पानी दिखता है वो कैसा होता है, वो जो है ज्यादा ठंडा होता है। किसके कंपैरिजन में? आरओ वाटर के कंपैरिजन में। जबकि दोनों ही क्या है, दोनों ही वाटर रूम टेम्परेचर पर हैं। फिर भी ऐसा क्यों होता है कि जो आरओ का पानी है वो नॉर्मल होता है, यानी कि रूम टेम्परेचर वाला होता है, जबकि मटके का पानी जो है ज्यादा ठंडा होता है? ऐसा क्यों होता है? चलिए, तो इसके पीछे का जो रीजन है उसको समझते हैं। अब जैसे कि हमने यहाँ पर ये अर्दन पॉट बनाया, तो अगर हम इस अर्दन पॉट की बात करें, ये अगर हम इस अर्दन पॉट की बात करें, तो हम क्या जानते हैं कि जो अर्दन पॉट है ये पानी को ठंडा रखता है, ठीक है। अब ये किस प्रिंसिपल पर काम करता है, इसको समझते हैं। अब ये जो मटका है, जब मान लीजिए इसके अंदर क्या है, पानी है, अब इसमें क्या होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छेद होते हैं। आपने कभी मटका देखा हो तो आप उस पर क्या करोगे, नोट करोगे कि उसमें क्या होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं पूरे मटके के सरफेस पर, ठीक है। अब ये जो छोटे छोटे पोर्स हैं हमें दिखाई नहीं देते हैं, इतने बारीक बारीक ही होते हैं और बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे, ठीक है, हमें दिखाई भी नहीं देंगे, इतने सारे होते हैं। चलिए, तो होता क्या है कि ये जो छोटे छोटे पोर्स हैं, मटके के जो अंदर का पानी है वो इन पोर्स में आ जाता है, इन छेदों में आ जाता है, ये जो छिद्र हैं छोटे छोटे, इन छेदों में आ जाता है। जिससे क्या होता है कि मटके के अंदर का जो पानी जब इन छेद में आ जाएगा, तो क्या होगा, ये पानी क्या होगा, इवेपोरेट होना चाहेगा। इवेपोरेट कैसे होगा, ये पानी, मटके के अंदर का जो पानी है उसके पास जितनी भी बची कुची हीट है, उसके पास जितनी भी हीट है, धीरे धीरे उसकी हीट को एब्जॉर्ब करके ये पानी धीरे धीरे इवेपोरेट होता रहेगा। तभी आप अक्सर देखते हो कि आपको ऐसा लगता है, मटके के बाहर से आप कपड़ा बांध करके रखते हो, आपको ऐसा लगता है कि मटके का जो पानी है वो रिस रहा है ना? तो रिसना मतलब यही है कि वो पानी जो है धीरे धीरे पोर्स पर आता है ना, पोर्स के सरफेस पर आता है। अब जैसे ही वो पानी मटके के सरफेस पर आता है, तो अंदर का जो पानी है, जो पानी गर्म था, उस पानी की ही सारी हीट जो है ये एब्जॉर्ब कर लेता है।
अब उस पानी की सारी हीट एब्जॉर्ब अगर ये करता है तो हीट एब्जॉर्ब करके वाटर के जो पार्टिकल्स हैं जो सरफेस पर थे वो पार्टिकल्स क्या हो जाते हैं, इवेपोरेट हो जाते हैं। अब जब ये इवेपोरेट होते हैं तो ये एक कूलिंग इफेक्ट कॉज करते हैं। ठीक है, कैसे कर रहे हैं कूलिंग इफेक्ट, हीट एब्जॉर्ब कर रहे हैं तभी तो हुआ कूलिंग इफेक्ट। ठीक है, ये क्या करते हैं, कूलिंग इफेक्ट कॉज करते हैं, ठंडक देते हैं। पहली चीज ये हो गई, पहला एग्जाम्पल। अब दूसरे एग्जाम्पल की बात करें, मान लो हमारे पास ये कोई क्या है, ये हमारे पास कॉटन की शर्ट। अब आपको अक्सर कहा जाता है कि गर्मियों में आपको कॉटन के कपड़े पहनने चाहिए। तो ऐसा क्यों कहा जाता है, कॉटन के कपड़ों में ऐसा क्या होता है, कोई भी कपड़े हम पहन सकते हैं। तो देखो ऐसा क्यों कहा जाता है कि कॉटन के कपड़े पहनने चाहिए, क्योंकि इन पर भी क्या होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं। तो जब हम इन्हें पहनते हैं तो गर्मियां हैं तो ऑफ कोर्स हमारी बॉडी क्या करेगी, स्वेटिंग करेगी, है ना, पसीना आएगा हमको। तो वो जो स्वेट है, ये क्लोथ्स क्या करते हैं, उस स्वेट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, अब स्वेट को तो एब्जॉर्ब करते हैं, लेकिन स्वेट को एब्जॉर्ब करने से क्या होगा, स्वेट को ये एब्जॉर्ब करते हैं, लेकिन अब वो जो स्वेट है वो इस शर्ट के या जो भी हमने कॉटन के कपड़े पहने हैं उनके सरफेस पर आने लगेगा वो वाटर। उस वाटर को क्या होना है, उस वाटर को इवेपोरेट होना है। तो वो वाटर क्या करता है, हमारी बॉडी की हीट ले लेता है, या हमारी बॉडी के आसपास की जो हीट है और हमारे बॉडी के अंदर की जो हीट है, बॉडी की हीट भी लेता है और आसपास की हीट भी लेता है। अगर बॉडी से चिपका हुआ है तो बॉडी की हीट लेगा, और अगर चिपका हुआ नहीं है तो क्या करता है, आसपास की हीट ले लेता है। आसपास की हीट को एब्जॉर्ब करके ये क्या हो जाता है, इवेपोरेट हो जाता है। इवेपोरेशन होगा तो ये क्या करेगा, कूलिंग इफेक्ट हमें देगा। ठीक है, क्या देगा, कूलिंग इफेक्ट। तो अक्सर आपने देखा हो कि ये क्या हुआ, जैसे मान लीजिए आप हमारे पास ये है आइस। तो जब हमें कभी बुखार होता है तो डॉक्टर हमें क्या कहते हैं कि हमें क्या करनी है, ये जो बर्फ है बर्फ की पट्टी करनी है। ठीक है, ये बर्फ वाला पानी है, हमें क्या करने हैं, इस बर्फ वाले पानी से क्या करना है, पट्टी करनी है इसकी। ठीक है, तो कैसे करते हैं हम, जब भी हमें फीवर होता है, फीवर का मतलब क्या है, अगर हम बात करें फीवर, तो फीवर का मतलब क्या है, बुखार होना, यानी कि हमारी जो बॉडी का टेम्परेचर है वो क्या हो जाता है, हाई हो जाता है। ठीक है, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है नॉर्मल टेम्परेचर से। तो बॉडी का जब टेम्परेचर बढ़ जाता है तो हमें करना क्या चाहिए, धीरे धीरे उस टेम्परेचर को कम करना चाहिए। तो कैसे करते हैं, तो हम क्या करते हैं, जो कोल्ड वाटर होता है, जैसे बर्फ वाला पानी, कोल्ड वाटर। ठीक है, तो उस कोल्ड वाटर में क्या डालते हैं, एक सूती कपड़ा या कोई भी जो जो भी हमें पट्टी यूज करनी है वो कपड़ा हम डाल करके उसकी स्ट्रिप्स बना लेते हैं, है ना। और इस स्ट्रिप्स को, उस कपड़े को ठंडे पानी में डाल करके उसे क्या कर लेते हैं, अपने फोरहेड पे लगा देते हैं। तो जब हम उस कपड़े को अपने फोरहेड में लगाते हैं तो होगा क्या, तो उससे बुखार का क्या लेना देना, तो देखो, तो जब हम उस गीले कपड़े को अपने फोरहेड पे लगाते हैं, गीला कपड़ा यानी कि ठंडे पानी वाला कपड़ा, ठीक है, उस ठंडे पानी वाले गीले कपड़े को जब हम अपने फोरहेड में लगाते हैं तो क्या होता है, फोरहेड में लगाने से बच्चों जो हमारी बॉडी की हीट है, ठीक है, तो फोरहेड वो कपड़ा क्या है, गीला है। ठीक है, उसका पानी क्या होना चाहिएगा, इवेपोरेट होना चाहिएगा। इवेपोरेट होने के लिए वो पानी क्या करेगा, हमारी बॉडी पर, इसलिए तो उसे बिल्कुल चिपका करके हमारे फोरहेड में लगाया जाता है। तो वो क्या करता है, हमारे जो फोरहेड है वहां से सारी हीट को खींचता है और उस हीट से इवेपोरेट हो जाता है। क्या होता है, उस हीट को एब्जॉर्ब करके इवेपोरेट हो जाता है। जैसे कि हमने पहले पढ़ा था, इवेपोरेशन की प्रोसेस में होता क्या है कि ये हीट एब्जॉर्ब करते हैं पार्टिकल्स और इवेपोरेट होते हैं धीरे धीरे। ठीक है, इवेपोरेशन की प्रोसेस होती रहती है। तो सेम ऐसे ही वो जो पट्टी है, वो जो कोल्ड वाटर की जो स्ट्रिप है जिसको हमने अपने फोरहेड में लगाया है, वो फोरहेड से वाटर हीट को एब्जॉर्ब करती है, हमारी बॉडी की हीट को, और हमारी बॉडी की हीट को एब्जॉर्ब करके वो क्या कर लेती है, वाटर को इवेपोरेट करती है, जिससे कि हम देखते हैं पट्टी जो है वो जो स्ट्रिप है या पट्टी है जो भी हमने लगाई है वो कुछ समय के बाद थोड़ा गर्म सी होने लगती है। फिर जैसी वो गर्म होती है तो उसको दोबारा से ठंडे पानी में डुबोया जाता है, फिर से उसे हमारे फोरहेड पे रखा जाता है।
ठीक है, फिर से रखा जाता है, फिर से वो हमारी बॉडी के और हीट एब्जॉर्ब करेगी हमारी बॉडी से और फिर से उसके पार्टिकल्स इवेपोरेट होंगे। तो ये प्रोसेस कंटिन्यू की जाती है, जिससे धीरे धीरे बॉडी का जो टेम्परेचर है, बुखार जिसे हम कहते हैं, वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, तो ये बात थी कूलिंग इफेक्ट की जो हो रही है इवेपोरेशन। तो आपने देखा कैसे कॉटन की शर्ट पहनने से इवेपोरेशन की वजह से हमारी बॉडी में जो है ठंडक आती है। ये जैसे आपने देखा कैसे मटके का पानी ठंडा रहता है, किस वजह से, इवेपोरेशन की वजह से। जैसे आपने देखा कैसे फीवर में जब हम कोल्ड स्ट्रिप्स को अपने फोरहेड में लगाते हैं तो कैसे हमारी जो बॉडी है उसका टेम्परेचर मेंटेन हो जाता है वापस से, यानी कि टेम्परेचर क्या होता है, कम हो जाता है। ठीक है, बुखार से जो बढ़ गया था टेम्परेचर वो नॉर्मल हो जाता है। किस वजह से, इवेपोरेशन की वजह से। यानी कि इवेपोरेशन हमारे स्कूल लाइफ के लिए तो इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमें उसके बारे में पढ़ना है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आएंगे, लेकिन ये हमारी डेली लाइफ के लिए भी एक इम्पॉर्टेंट फिनोमेना है। ठीक है, क्योंकि डेली लाइफ में हम इवेपोरेशन से जुड़ी हुई कितनी चीजों को देखते हैं। क्लियर है? चलो, तो यहाँ पर कुछ चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, जो नहीं आई है वो भी क्लियर हो जाएंगी। अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ भी सकते हैं। चलो, तो अब कूलिंग इफेक्ट को रीड करते हैं यहाँ से कि कूलिंग इफेक्ट है क्या। बाकी थोड़ा बहुत तो हम समझ गए हैं ना, काफी वैसे काफी डिटेल में हमने इसको समझ लिया है, इससे ज्यादा इसमें नहीं होगा। चलो, अवीज मदर परचेज अ न्यू मटका। तो अभी की मम्मी ने एक नया मटका लिया, अर्दन पॉट जिसे कहा जाता है। तो कंफ्यूज नहीं होना है कि अर्दन पॉट मटका अलग अलग, नहीं, दोनों सेम चीज है। टू रिप्लेस द स्टेनलेस स्टीललेस पॉट फॉर स्टोरिंग ड्रिंकिंग वाटर। तो अभी तक वो जिस स्टेनलेस स्टील के पॉट में पानी को स्टोर करके रखती थी, उससे रिप्लेस करने के लिए वो मटका लेके आई, यानी कि अब से वो मटके में पानी रखेंगे। Upon returning from school, Avi notices the earthen water and drinks water from it and expresses surprise and why is the water in the earthen pot so cold. ठीक है, तो यहाँ पर अभी स्कूल से आया और उसने ये नोटिस किया कि स्टेनलेस स्टील का जो पॉट है उसकी जगह पर अब मटका आ चुका है। तो उन्होंने उससे पानी पिया, तो पानी पी करके उन्हें एक सरप्राइज मिला। सरप्राइज ये था कि जो अर्दन पॉट है इसका पानी काफी ठंडा था। ठीक है, आई नेवर ऑब्जर्व्ड वाटर गेटिंग कोल्ड इन अ स्टेनलेस स्टील पॉट। तो अभी के दिमाग में एक क्वेश्चन आया कि जो स्टेनलेस स्टील का पॉट था उसका पानी तो कभी भी इतना कोल्ड नहीं था, जबकि मटके का पानी तो कोल्ड है। ठीक है, तो वाटर सीप थ्रू द सरफेस। तो होता कैसे है ये प्रोसेस, जैसे कि हमने अभी देखा भी कि वाटर सीप थ्रू द सरफेस ऑफ द अर्दन पॉट एंड इवेपोरेट विच इम्पार्ट कूलिंग इफेक्ट ऑन द वाटर। तो वाटर क्या करता है, जो छोटे छोटे पोर्स हैं मटके के सरफेस पर, उन पोर से सीप होता है, यानी कि रिश्ता है, उन पोर्स पर आता है और धीरे धीरे मटके के अंदर की जितनी भी हीट है उसको एब्जॉर्ब करके इवेपोरेट हो जाता है, जिससे कि वाटर में क्या डालता है, ये अपना एक कूलिंग इफेक्ट डालता है। ठीक है, स्प्रिंकलिंग वाटर ऑन द फ्लोर ऑफ रूफ ड्यूरिंग समर टू कूल इट इज अनदर एग्जाम्पल। तो देखो, गर्मियों में आपने अक्सर देखा है कि आप क्या करते हैं, अपने जो घर की छत है, रूफ है, उसमें पानी डालते हो। क्यों करते हो, पानी से अपने घर के छत की सिंचाई गर्मियों के सीजन में क्यों किया जाता है, क्योंकि देखो क्या होगा कि जब हम छत में पानी डालेंगे, ठीक है, तो पानी क्या करेगा, छत के सरफेस पर पानी रहेगा। ठीक है, तो ये पानी क्या करेगा, अंदर जो घर के अंदर जो हीट है उसको एब्जॉर्ब करने की कोशिश करेगा और सराउंडिंग की जो हीट है उसे एब्जॉर्ब करेगा और इवेपोरेट होगा, जिससे कि हमें क्या मिलेगा, एक कूलिंग इफेक्ट मिलेगा। ठीक है, हाउ डू यू फील व्हेन यू रब सैनिटाइजर ऑन योर हैंड। तो आपने अक्सर ये नोटिस किया होगा कि जब आप सैनिटाइजर को अपने हाथ में रब करते हो, या नेल पेंट रिमूवर, एसीटोन एक लिक्विड होता है नेल पेंट रिमूवर, उसको जब आप अपने हाथों में रब करते हो या सैनिटाइजर को रब करते हो, तो आप देखते हो जैसे ही थोड़ा देर बाद जैसे ही वो गायब होता है तो आपके हाथों में एक ठंडक आती है ना, ठंडे ठंडे हो जाते हैं हाथ। तो ऐसा क्यों होता है, ये भी इवेपोरेशन की वजह से, क्योंकि सैनिटाइजर क्या करता है, सैनिटाइजर क्या होता है, एक तरह का वॉलेटाइल लिक्विड है। वॉलेटाइल यानी कि जो इजीली इवेपोरेट हो जाते हैं। दो तरह के लिक्विड होते हैं बच्चों, एक होते हैं वॉलेटाइल, एक होते हैं नॉन वॉलेटाइल। अगर हम नमक की बात करें तो नमक इवेपोरेट होता है क्या, नहीं होता। तो नमक कैसा है, नॉन वॉलेटाइल। और अगर हम सैनिटाइजर की बात करते हैं तो सैनिटाइजर कैसा है, वॉलेटाइल। क्या वाटर भी वॉलेटाइल है, हाँ वाटर भी वॉलेटाइल है, वाटर भी तो इवेपोरेट होता है। तो जो भी चीज इवेपोरेट होती है उसे वॉलेटाइल कहा जाएगा, ये टर्म आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। लेकिन सैनिटाइजर पर आते हैं, तो सैनिटाइजर को जब आप अपने हाथों से रब करते हो, अपने हाथों पर रब करते हो, तो क्या होता है कि सैनिटाइजर हमारे हाथ की जितनी हीट है उसको एब्जॉर्ब करके क्या हो जाते हैं, इवेपोरेट हो जाते हैं, जिससे हमारे हाथों में कूलिंग इफेक्ट आता है। ठीक है, क्या आता है, एक कूलिंग इफेक्ट
आता है। तो ये कूलिंग इफेक्ट किस वजह से आ रहा है? ये कूलिंग इफेक्ट आ रहा है बच्चों इवेपोरेशन की वजह से। क्लियर है? चलिए, तो ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको जरूर यहाँ से नोट कर लेना है। नोट कीजिए इतना कूलिंग इफेक्ट के बारे में। तो बच्चों आज हमने बात की कूलिंग इफेक्ट के बारे में कि कैसे इवेपोरेशन कूलिंग इफेक्ट देता है, कैसे मटके का पानी जो है वो ठंडा रहता है, कैसे क्यों हमें कहा जाता है कि गर्मियों में हमें जो है कॉटन क्लोथ्स पहनने चाहिए, या फीवर जब होता है तो हम आइस कोल्ड वाटर की पट्टी क्यों करते हैं, है ना, क्यों स्ट्रिप्स लगाते हैं कोल्ड वाटर वाली। तो ये सारी चीजें हमने यहाँ पर डिस्कस कर ली हैं, क्योंकि ये सब होता है इवेपोरेशन की वजह से। इवेपोरेशन क्या करता है? जब वाटर इवेपोरेट हो रहा होता है तो वो एक कूलिंग इफेक्ट कॉज करता है। ठीक, चलिए तो आगे चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे हम अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।